अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमाद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज कुछ मेजर हैपनिंग्स हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में दलाइल उसके मुकम्मल हो गए और चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा है जी कि कल उसका जो है वो एक्सपेक्टेड है फैसला। एक सदाकत अली वासी साहब का एक इंटरव्यू जो जिसकी बात पहले कुछ दिन पहले से सुनाई दे रही थी, वो बिलाखिर कल रात जो है वो पब्लिश कर दिया गया, डॉन न्यूज़ पे वो नशर किया गया और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। एज अ मीडिया पर्सन जो है वो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस कुछ लेके जो हम आए हैं उसके हवाले से जो है उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं उसका। सबसे पहले बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबालिया जलसे के हवाले से। तो बिरयानी और चिकन कौरमे जो है उसके ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं। 40 से 50 हज़ार बंदों के लिए खाने का जो है बंदोबस्त किया जा रहा था। हालांकि नून लीग की जो क़यादत थी वो दावा ये कर रही थी कि 5 लाख और कुछ कह रहे थे 10 लाख और कुछ कह रहे थे पता नहीं कितने। तो लेकिन ये कि खाने का इंतजाम जो है 40 से 50 हज़ार बंदों के लिए किया जाएगा। और मेन्यू में जनाब नान, चिकन कोरमा और बिरयानी जो है उसका इंतजाम किया जाएगा। बी न्यूज़ ने आज ये खबर रिपोर्ट की है। और खाना ज़ाया ना हो इसके लिए जो है 50 मेंबर एक ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा जो कि खाना तकसीम करेगा और मेक श्योर करेगा कि कोई भी खाना ज़ाया ना हो। और खाना जो है वो बॉक्सेस में जो है वो दिया जाएगा। उन बॉक्सेस पे नमिया नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो होगी ताकि वर्कर्स को जो है वो और चार्ज हो। जलसा इंतजामिया की कोशिश यही थी कि वो खाना जो है कुर्सियों पे बैठेगी उनको दिया जाए ताकि लोग आराम से बैठ के खाएं और अपनी कायद की तकरीर के साथ उनके बयानिए पर भी लब्बैक कहें। खाने पर करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे। ये तकरीबन ज़ाहिर है। वैसे तो नून लीग के किसी एक लीडर को कहा जाए तो अपनी हल्की सी जेब जो है वो ढीली करें तो 4-5 करोड़ जो है वो आ ही जाएंगे। लेकिन ये कि सब जो है उसके लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि सारे रहनुमा जो है वो अपना हिस्सा जो है नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे में जो है वो डालें, खाने में स्पेशली। तो पार्टी ज़रा ने फैसला किया जी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है शाम 7 या 8 बजे तक करवा ली जाए। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब 7 बजे शाम जो है पंडाल में मौजूद होंगे। नवाज शरीफ साहब को बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा क्योंकि इनको सड़क के जरिए लाना मुमकिन नहीं होगा। जब नवाज शरीफ पंडाल में पहुंच जाए तो दीगर लीडरान की तकरीरें रोक दी जाएं और तमाम कैमरे नवाज शरीफ साहब की रुख मोड़ दिए जाएं और वो उन्हीं को फोकस करें। नून लीग की जानिब से पंडाल में तकरीबन 9 कैमरे जो है नस्ब किए जाएंगे जो सारे पंडाल को फोकस करेंगे। इसकी ड्रोन कवरेज भी होगी और मीडिया को भी लाइव कवरेज के लिए लिंक शेयर किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब जब स्टेज पर बैठ जाएंगे तो कुछ देर के बाद जो है उन्हें तकरीर के लिए जो है उनकी दावत दी जाएगी। और जब नवाज शरीफ साहब स्टेज पर मौजूद होंगे, पंडाल में मौजूद होंगे, तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ही तकरीर और उन्हीं के नारे जो है वो बुलंद किए जाएंगे और वो अपना आगे का जो है प्लान जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब की तकरीर को जल्दी कराने का मकसद ये है कि इस्तकबालिया के लिए आए हुए दूर दराज से जो लोग हैं उनको ज़ाहिर है घर वापस भी जाना होता है तो वो जल्दी अपने घरों को लौट सके। 21 अक्टूबर को जी 2 नए मिली नगमे जो है वो लॉन्च किए जाएंगे पीएमएन की तरफ से। और एक तराना जो है उसमें वो वारिस बेग साहब ने गाया है जो कि 21 अक्टूबर को जलसे की शान बनेगा। ये मिली नगमा जो है नवाज शरीफ साहब की एंट्री पर भी जो है चलाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब जब स्टेज पर मौजूद होंगे तो यही नगमे जो है वो चलाए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इमरान खान साहब के भी जलसों में जो है वो पार्टी तराने चलाए जाते हैं और ज़ाहिर है आवाम को थोड़ा जोश व वलवला देने के लिए। दूसरी कि इमरान खान साहब के ज़्यादातर जलसे जो है अगर आप देखें कंपैरेटिवली तो वो शाम के वक्त होते रहे। मरियम नवाज साहब ने भी अभी जो रिसेंटली जलसा किया ठोकर नियाज बेग में, वो भी शाम के टाइम भी था। और हालांकि उसमें इतनी ज़्यादा आवाम मैंने तो नहीं देखी कोई इतने ज़्यादा नंबर, लेकिन आप उसे कह सकते हैं कि वो एक एवरेज जलसा था, अच्छा था। लेकिन ये कि आप उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा था। और नून लीग ने जो है बाकी सारे जलसे जो है वो अपने कैंसिल कर दिए उस जलसे की शायद परफॉर्मेंस देख के या पता नहीं क्या उन्होंने सोचा है। लेकिन ये कि नून लीग ने बाकी जितने भी जो उनके स्केड्यूल में जलसे थे, जो 7 जलसे जो है स्केड्यूल किए गए थे उसमें से 2 जो है वो हो चुके थे, 5 जो है वो बाकी थे। तो वो 5 जो है वो पाँचों के पाँचों कैंसिल कर दिए गए हैं और ये नून लीग की पार्टी ज़राए जो है यही कह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो फिर कितनी आवाम जो है वो उनके लिए सड़कों पे आती है और कितनी आवाम जो है उस जलसों में शरीक होती है। वैसे तो नून लीग के मतलब जो है ज़ाहिर है मुखालफिन जो कहते हैं वो तो ये थी कि नून लीग का वर्कर जो है वो बिरयानी और कौरमे के लिए जो है वो कहीं भी आ जाएगा। तो देखते हैं अभी कि ये कितनी तादाद जो है वो इस जलसे में शिरकत करती है। आगे बात करते हैं जी कि सदाकत अली वासी साहब के इंटरव्यू के हवाले से। सदाकत अली वासी साहब का इंटरव्यू कल शाम जो है वो डॉन पे नशर हुआ 10 बजे। आदिल शाहजेब जो है वो सीनियर एंकर है डॉन के, उन्होंने ये इंटरव्यू जो है वो किया। इस इंटरव्यू का दौरानिया जो है वो शायद 30 मिनट से भी कम था, तो इसलिए उन्होंने पहले एक स्टोरी जो है वो की इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो महाज़री जारी है, जंग जारी है, उस हवाले से उन्होंने स्टोरी की। उसके बाद जो है वो उन्होंने इंट्रो दिया जी कि हमने सदाकत अली वासी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया तो हम आपको वो जो है दिखाते हैं। वैसे पीटीआई की जानिब से जो है वो टाई को लेके और कि जी शाहजेब आदिल शाहजेब की टाई जो है पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुर्ख है और बाद में जो है ग्रे होगी। तो उस हवाले से ज़ाहिर है वो क्लियरली वहाँ पे ही जो है वो बयान कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड है और वो आपको रिकॉर्डेड ही दिखा रहा है। और इसमें ये आप जैसे देख सकते हैं कि वो खुद भी जो है वो मौजूद हैं, उनकी बैक साइड पे कैमरा लगा हुआ है और वो सामने खुद भी जो है वही रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये पीटीआई की जानिब से जो है पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन इनका कतर है, लेकिन ये कि ये
स्टोरी शिफ्ट के लिए किया जाता है, ज़ाहिर है आप एक कनेक्ट करनी होती है, अगर आप एक से हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने उसको कहीं न कहीं कनेक्ट जो है वो ज़रूर करना होता है। तो उन्होंने जो है जस्ट उसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये कहा जी कि सदाकत अली वासी साहब का हमने इंटरव्यू कुछ दिन पहले जो है रिकॉर्ड किया था, तो वो हम आपको जो है वो इंटरव्यू जो है सुनवाते हैं। उसके बाद ये है कि वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी जो है उन्होंने एक्स्ट्रा भी उसी रेड वाली टाइम में ही जो है वो दिया है। बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू वही पुराना स्क्रिप्ट जैसे उस्मान डार का स्क्रिप्ट था वैसे ही तकरीबन आप कह सकते हैं कि मिलता-जुलता है। लेकिन आदिल शादिब ने जो उस्मान डार के मुताबिक जब उनसे पूछा सदाकत अली वासी साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो उस मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा। अब ऐसे सिर्फ पिंडी के मुतालिक ही जो है वो बात करें। अच्छा, सदाकत अली वासी साहब को अगर उनके फेस एक्सप्रेशन देखें जो है और उसके बाद उनका अगर हुलिया देखें तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप किया गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि उनको केक बनाया हुआ था। नॉर्मली जब गेस्ट जो है स्टूडियो में आता है तो उसकी जो है नॉर्मली पफिंग की जाती है, वो भी फेस पाउडर वगैरह के साथ, ताकि जो है उसके चेहरे पे जो है ना लाइट जो है शाइन जो है ना आए। सदाकत अली वासी साहब के चेहरा जो है दिख रहा था कि उनका चेहरा जो है लाल, मतलब वो आ रहा था रंग, पता नहीं वो किस वजह से आ रहा था। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा जी कि सदाकत अली वासी साहब से सवाल हुआ कि जी आप कहाँ थे और आप जो है क्या बयान करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं 9 मई के बाद जो है वो ज़ाहिर है, उन्होंने कहा जी मैं तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का जो हिस्सा रहा हूँ। तो 9 मई के बाद जो उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पकड़-सकड़ जो है शुरू हुई, तो मैं किसी दोस्त के पास चला गया और उस दोस्त के बाद जो है जीबी चला गया। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं जब जीबी से वापस आया तो फिर मैंने अदालत गया और मैंने ज़मानत ली और ज़मानत लेके उन्होंने कहा जी कि मैं वापस जो है आपके पास आ गया हूँ। तो वैसे सवाल ये है कि उसके बाद घर क्यों नहीं गए? लेकिन अगर एक वीडियो देखी जाए, जो उनकी कुछ दिन पहले जो है वो रिलीज़ हुई थी, तो उसमें वो अपनी वालिदा के मिलने के जो रो रहे हैं, तो वो वीडियो कहाँ की है अब ये हमें नहीं पता। फिर उस्मान डार पे जो उन्होंने बात की तो उन्होंने सदाकत अली वासी साहब ने कहा कि आप जो है पिंडी पे फ़ोकस करें। उस्मान डार के मुताबिक जो है फिलहाल उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, और उसके फ़ौरन बाद मतलब इंटरव्यू शुरू हुए अभी तकरीबन कोई 2 मिनट भी नहीं हुए थे और एक अब्रप्ट किस्म का कट आता है। हालाँकि प्रोडक्शन में अगर मतलब ज़ाहिर है जो लोग मीडिया से मुंसलिक हैं, वो उस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि जो कट्स होते हैं वो ऐसे नहीं लगाए जाते, और ये है कि सारी प्रोग्राम में ग्राफिक्स की ट्रांजिशन आती है और उसके बाद ये कि वो फ़ौरन शिफ्ट हो जाते हैं अगली अगली बात पे। और लेकिन ऐसा नॉर्मली जो है वो ऐसा नहीं होता, बात मुकम्मल होती है, अल्फाज़ मुकम्मल होते हैं, उसके बाद ये कि नॉर्मली ये होता है कि 1 सेकंड का पॉज़ होता है उसमें, और उस पॉज़ के दौरान 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 4 सेकंड का, जितना भी है, उस पॉज़ के दौरान जो है वो ट्रांज़िशन डाली जाती है, या अगर बात कर रहे हैं तो ट्रांज़िशन डाली जाए, लेकिन ये कि वो बात कटे ना, वो बात वहीं जो है कंटिन्यू रहे उसमें। लेकिन यहाँ पे बात फ़ौरन कट गई और बात जो है वो फिर एकदम से फिर आदिल शाज़ेब पे आ गई और उन्होंने पूछा जी कि बताइए कि क्या कैसे हुआ था? और बात जो है वो ज़ाहिरन उनकी अधूरी रह गई। फिर बात की उन्होंने 6 मई की रैली के हवाले से, कि 6 मई को जो है हमने एक रैली के मुनक्किद की, वो पीटीआई की जो जितनी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव टीम ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेके उन्होंने कहा था कि हमने की थी। और फिर उन्होंने कहा जी कि 7 मई को एक ज़ूम मीटिंग हुई है, उसमें जो है हमारी 6 मई की रैली ज़ाहिर है कामयाब रही है, और उसमें ये 6 मई की रैली का जो मकसद था वो ये था जी कि पिंडी में रैली की जाए, ताकि जो है एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ा-सा जो है प्रेशर जो है वो बढ़े। फिर उन्होंने कहा जी कि 7 मई को जो है वो एक ज़ूम मीटिंग हुई है, वो ज़ूम मीटिंग जो है वो हुई बुशरा बीबी की एडवाइस पे। तो अब बुशरा बीबी की एडवाइस पे मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो उन्होंने नाम जो है वहाँ पे क्यों लिया? हालाँकि बुशरा बीबी ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी मीटिंग्स होती हैं उसमें मोस्टली जो है वो शिरकत नहीं करती। तो उन्होंने कहा जी कि आदिल शाह ने पूछा कि क्या बुशरा बीबी ने इस मीटिंग को हेड किया? उन्होंने कहा जी नहीं, वो उनकी एडवाइस पे जो है वो सिर्फ़ ये मीटिंग हुई। अब ज़ाहिर है सिर्फ़ नाम जो है इंक्लूड करना, वही ज़ाहिर है मकसद आप कह सकते हैं। इस 7 मई की मीटिंग जो है वो मुश्ताक बीबी की एडवाइस पे हुई है। और इस मीटिंग का वैसे कुछ लोग भी पहले भी जो ज़िक्र कर चुके हैं। सदाकत साहब ने कहा जी कि हमें जो है वो शाबाशी मिली कि 6 मई की रैली जो है वो अच्छी रही है। उसके बाद पार्टी क़यादत की तरफ से जो है इस बात का फैसला हुआ कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी जो है होती है तो फिर रिएक्शन जो है वो भरपूर आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर तकरीबन कोई 8 मिनट के ये बातें होती रही, उसके बाद तकरीबन कोई 8 मिनट के ड्यूरेशन पे जो है फिर एक अब्रप्ट कट लगता है। और फिर वो सुनाने लग पड़े जी कि 9 मई को जो है वो क्या हुआ? फिर आदिल शाह ज़ैब ने उनसे पूछा। अच्छा, फिर ये बातें हो रही थी, तो इसके दौरान जो है वो आदिल शाह ज़ैब का फ़ोन जो है वो बजा। हालाँकि अगर देखा जाए नॉर्मली जो है ऐसा होता है कि गेस्ट का फ़ोन जो है वो बज सकता है, चलें गेस्ट जो है वो मीडिया में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आदिल शाह ज़ैब को कई जो है वो आप कह सकते हैं कि 1 दहाई से ज़्यादा हो चुके हैं मीडिया में। तो ऐसे जो है इतने सीनियर एंकर पर्सन से जो है एक्सपेक्ट जो है नहीं किया जा सकता कि उनका फ़ोन क्यों बजा। वो शायद जल्दी में जो है वो आ गए थे फ़ोन उठा के अपने साथ, या क्योंकि मोस्टली ये होता है एंकर का फ़ोन जो है वो साइलेंट जो है वो होता है, या वाइब्रेशन मोड पे होता है, तो उनसे ऐसी गलती की जो है उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद प्रोग्राम में तीसरा कट जो है वो फिर लगता है, और तीसरा कट भी जो है वो बिल्कुल अब्रप्ट किस्म का, रफ़ किस्म का कट है। जिसकी ज़ाहिर है प्रोफ़ेशनली अगर देखा जाए तो उनके जो एनएलई हैं या उनका प्रोडक्शन स्टाफ है, वो भी मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है उन्होंने खुद तो मैंने नहीं 10 बज के 43 मिनट में एक बंदे की खाँसने की आवाज़ आती है, और वो ना आदिल शाह ज़ैब थे और ना वो सदाकत अली वासी साहब। और चैनल का स्टाफ जो है उसे ज़ाहिर है पता होता है कि स्टूडियो के में ज़ाहिर है अगर रिकॉर्डिंग चल रही है या प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है खाँसना नहीं होता उन्होंने।
اگر ظاہر ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو بھی تو وہ موسٹلی ہوتا ہے کہ وہ باہر اسٹوڈیو سے باہر چلے جاتے ہیں، دروازہ کھول کے ظاہر ہے انہیں باہر چلے جانا، اور وہ آواز کافی اونچی تھی، یعنی کہ وہاں پہ ظاہر ہے کوئی ایسا بندہ موجود تھا جسے اس ظاہر ہے اسٹوڈیو کے حوالے سے اسے نہیں پتا تھا کہ یہ آواز جائے گی اندر پروگرام میں، آواز جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی۔ اچھا یہ ساری اسٹوری جو ہے وہ ہونے کے بعد صداقت علی بانسی صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے اب ٹائم بچ گیا تھا، بہت سارا ٹائم تھا، اور یہ انٹرویو کو ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کچھ اسپیسیفک ٹائم فریم جو ہے ویسے رکھا جاتا ہے، ظاہر ہے کسی چینل کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ 45 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 30 منٹ کا کرتے ہیں، کچھ جو ہے 35 کا کرتے ہیں، وہ ظاہر انہوں نے ایڈ بریکس چلانی ہوتی ہیں، بیچ میں پرومو چلانا ہوتا ہے، کچھ نے ظاہر ہے بیچ میں اپنے کچھ چیزیں جو ہے وہ موٹاجز وغیرہ تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، گرافکس تیار کر کے وہ چلانے ہوتے ہیں انہوں نے، تو ظاہر ہر کسی کی ڈفرینٹ جو ہے پالیسی تھی، لیکن یہ انٹرویو اتنا شارٹ تھا کہ پہلے انہوں نے جو ہے ایک اسٹوری کی ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، اس کے بعد یہ کہ وہ اس انٹرویو پہ آئے ہیں، اور تب بھی جو ہے پروگرام کا ٹائم بچا ہوا تھا، ظاہر ہے ریکارڈنگ کے ٹائم بھی جو ہے یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے تھوڑا زیادہ ظاہر ہے اس میں نکال کے رکھا جائے، یہ کوئی سیگمنٹ نہیں تھا، یا ہوتا ہے پروگرام آدھا ہوتا ہے یا ہوتا ہے پروگرام پورا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیا تھا، یہ کوئی سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ تو انہوں نے جو ہے اس کے بعد شروع کر دی صداقت علی بانسی صاحب سے انہوں نے سوال شروع کر دی تھی کہ آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ صداقت علی بانسی صاحب آپ جو ہے پاکستان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پالیٹکس تو اب آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ بتائیں گے آپ ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں کیا کریں گے؟ تو صداقت علی بانسی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے ہنستے ہوئے یہ کہا تھی کہ میں اب ظاہر ہے طریقے انصاف کا حصہ تو نہیں رہا، اور نہ میں اب سیاست میں جو ہے وہ حصہ لوں گا، تو میں ظاہر ہے اب ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ان کا ظاہر ہے جو کام ہے، صداقت علی بانسی صاحب بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور 2018 سے پہلے تک جو ہے وہ ٹیچنگ ہی کرتے رہے ہیں بنیادی طور پہ، اور ایک اسلام آباد میں ان کے اسکول چین بھی ہے اور کافی اچھے اسکولز ہیں ان کے، اے لیولز او لیولز کو جو ہے وہ اکنامکس جو ہے پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ تقریباً 2018 تک جو ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے عادل شاذم نے جو ہے وہ تھوڑا ظاہر ٹائم پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم پہ جو ہے پاکستان کی اس سے بات شروع کر دی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو ہے 4 ایجوکیشن کی کلاسز جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں جی، مدرسے کا یہ ہے، اس کو مڈل کلاس کا یہ ہے، فلاں کا یہ فلاں کا یہ، اور ظاہر ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے اس کے بعد پروگرام کو کلوز کر دیا، پھر عادل شاذم نے جو ہے پروگرام کا ظاہر ایکسٹرا دیا، اور وہ انہوں نے ریڈ ٹائی میں ہی دیا، انہوں نے گرے والے ٹائی میں نہیں دیا۔ اچھا پروگرام ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے 10:47 کے ڈان نیوز کی ایک سینئر اینکر پرسن ہے عارفہ صدیقی صاحبہ، انہوں نے جو ہے ٹویٹ کر دیا، اور ٹویٹ ان کا تھا کہ صحافت کا جنازہ ذرا جھوم، ویسے ورڈ جو ہے ظاہر بنتا تو یہی ہے لیکن انہوں نے جھوم لکھ دیا، تو صحافت کا جنازہ ذرا جھوم سے نکلے، تو لیکن بات سچ یہی ہے کہ ڈان کی اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا ڈان کا ماضی رہا ہے وہ اتھینٹک جو ہے وہ ڈان کو مانا جاتا ہے، پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں چاہے وہ جس بھی سائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ڈان کی خبر کو، ڈان کے جو ظاہر پالیسی کو وہ ٹھیک مانتے ہیں، اور ڈان کی خبر کو جو ہے اتھینٹک مانتے ہیں، اس پہ جو ہے موسٹلی لوگ بلیو کرتے ہیں صحافت میں بھی، تو اب ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کتنا پریشر جو ہے وہ ڈان پہ آیا ہوگا، ظاہر ہے خدا بہتر کرے ان کے لیے، اور ظاہر ہے ڈان کی انتظامیہ کو وہ انٹرویو پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ انٹرویو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، یا وہ انٹرویو جو ہے وہ وہاں سے لے گئے ہیں، کوئی لے گیا ہے وہاں سے انٹرویو جو ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ انٹرویو ظاہر ہے آن ایئر ہوا۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں پاکستان کی صحافت میں جو ہے ایک بلیک ڈے کے طور پہ ہی جو ہے یاد رکھا جائے گا، اور عادل شاذم صاحب ظاہر ہے اب اس لسٹ میں آ گئے جی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کمپرومائز جو ہے وہ ہو گئے، تو ظاہر اس پہ ہم زیادہ ڈیبیٹ جو ہے اس پہ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی ہمیں نہیں پتا ظاہر ہے کس ان حالات سے وہ گزرے ہیں اور کیا کس وجہ سے انہیں یہ انٹرویو کرنا پڑا، لیکن بہت سارے صحافیوں نے جس پہ ظاہر کامنٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ اس طرح کا انٹرویو آپ کر لیں تو ہم نہ کرتے، اور انہیں پرومنٹ جو ہے وہ منصور علی خان، انہوں نے کہا جی کہ میں تو ایسا انٹرویو کبھی نہ کروں، میں صحافت چھوڑ دوں۔ اب جناب صدر الوی صاحب جو ہے وہ آگے ہیں میدان میں تحریک انصاف کے لیے، مفاہمت جو ہے وہ اس کی ظاہر ہے پیغام لے کر کہ تحریک انصاف جو ہے مفاہمت جو ہے اس پہ ظاہر ہے زور دے۔ صدر علی کی ملاقات ہوئی ہے سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر جو ہے محمد علی درانی صاحب سے، ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کی قیادت کو جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ میدان کھولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات جو ہے آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور جامع ہونے چاہیے، ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر کو منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے آج کل سرویز میں یہی چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاپولر ہیں پاکستان میں، تو ظاہر ان کا انڈائریکٹلی یہ مطلب تھا۔ انہوں نے کہا کہ تلخیاں ختم ہونی چاہیے، تعاون اور درگزر کا راستہ نکلنا چاہیے، مشکل فیصلوں کے لیے عوامی حمایت اور مشترکہ ملکیت درکار ہوتی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ وہ درگزر سے کام لے، خان صاحب کے حوالے سے وہ نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔
उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आइंदा आम इंतखाबात मुल्क की तामीर नौ के लिए ज़रूरी तहरीक पैदा करने के लिए अच्छा मौका है। सियासी शमूलियत का अहम और वाहिद मामला ही जमहूरियत की रूह है। मैशत से तमाम मुमकिन महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी इदारजाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। यानी कि ज़ाहिर है वही इमरान खान साहब वाला आप ज़ाहिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो कहना चाह रहे हैं वो सदर आरिफ अलवी ने जो है वो इनडायरेक्टली कन्वे जो है कर दी है। इस तरीके इंसाफ जो है अब वफामत के लिए जो है तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो आज जजेस की जो है लड़ाई आप कह सकते हैं शुरू हो गई। बात हाथापाई तक जो है वो नहीं पहुंची, लेकिन ज़ाहिर है अल्फाज का जो है तबादला जो है वो होता रहा, तल्ख जुमलों का जो है तबादला हुआ है। और हुई जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर, और दूसरी साइड पे जो है वो उनके साथ जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो भी उसमें ज़ाहिर है कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो करते रहे, लेकिन ये कि उनकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम थी। ये ज़्यादातर जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके दरमियान ही जो है तख्लामी रही है। तो हुआ ऐसे है जी कि चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट की समाअत कर रहा था। एमकेएम ने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हमायत की है। उसके वकील जो है फैसल सिद्दीकी जो है दलाल दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आइन के आर्टिकल 191 में लफ्ज लॉ का मतलब है वो किसी भी कानून किसी किस्म के कानूनी इख्तियारात तो दे रहा है। एमकेएम ने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो है हमायत की, और उनके वकील जो है फैसल सिद्दीकी उन्होंने दलाल दिए जी कि आर्टिकल 191 में लफ्ज लॉ का मतलब है कि वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार तो दे रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे अपने साथी जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक के रखें। 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस जो है वो खत्म नहीं हुआ। मिस्टर सिद्दीकी आप हर सवाल का जवाब ना दें, आप अपने दलाइल पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया जी कि आप ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को कहा कि अगर आपने पहले जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेंच का हिस्सा हूँ, मेरा हक है कि सवाल करूँ। सवाल मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। अगर इस तरह से सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा सवाल में खलल नहीं डाल रहा, वकील को सुन लेते हैं, फिर सवालात का जवाब आ जाएगा। पहले ही राय देने के बजाय फैसला लिखना चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा हमें पहले ही राय देने के बजाय फैसला लिखना चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के जैसी कानून साजी नहीं कर सकती मौजूदा कानून से अगर ये असूल मुतासर नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आयद तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट पर 4 पाबंदियां हैं। पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत नहीं कर सकती। हर पाबंदी को एक्ट की शिकों के साथ मिलाकर बताऊंगा। पार्लियामेंट ने कैसे खिलाफ वर्जी नहीं की, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या लेजिस्लेटिव एंट्री सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़े तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। सलाउद्दीन ने इसी का हवाला देकर कहा सुप्रीम पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स खत्म नहीं कर सकती। सलाउद्दीन ने इसी का हवाला देकर कहा पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी खत्म कर सकती है। कानून में अपील लार्जर बेंच के सामने भेजने का कहा। क्या ये लार्जर बेंच तमाम नए जजेस पर मुश्तमिल होगा? क्या पहले केस सुनने वाले बेंच में ही नए जजेस शामिल करके लार्जर बेंच बनाया जाएगा? फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए कि आइन के तहत दिया गया एक इख्तियार कानून साजी के इख्तियार को खत्म कहाँ करता है। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। रूल्स बनाने को मगर कानून से मशरूत किया गया है। कानून साजी पर पाबंदी कहाँ लगाई गई है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं इसकी लैंग्वेज पाबंदी लगाती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि एक चीज जो आइन में ना हो इसको कानून साजी से बना देना कहाँ होता है। जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून साजी का। पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई के लिए ही कानून साजी की है। जर्मनी में एक निजाम वजह किया गया जिसे मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता। जर्मनी में एक निजाम वजह किया गया जहां मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिल गई। चीफ जस्टिस ने कहा इंतजामी तौर पर बनाए गए रूल जुडिशियल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी बाइंडिंग है। कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? क्या कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? क्या बेंच 1980 के रूल से मुतालिक ऑर्डर दे सकता है? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस के किरदार को रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर फैसल सिद्दीकी से सवाल करने लगे तो चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को रोकते हुए कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, बाद में दूसरे सवाल पर आए। मैंने आज आपसे कम सवाल पूछे, मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना तो इख्तियार दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या पार्लियामेंट कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हो? चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकाबले में कहना था कि जस्टिस एजाज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि चीफ मुदाखलत हुई? क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। सारा सी बातें हैं, आपको हिचकिचाहट क्या है? कह सकते हैं ना कि अगर ये मुदाखलत हुई भी तो अच्छी हुई, कई साल केस ना लगे, हम कह दें हमारी मर्जी, हम किसी को जवाब दे नहीं है। हर इदारा अपना एहतसाब करें इससे पहले कि कोई और करे।
فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے اپنے دلائل مکمل کیے اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے جو ہے اٹارنی جنرل کے دلائل جو ہے اس سے سننے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ کل کی جو ہے انہوں نے